डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि सैम्पलिंग से जुड़े क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिसर्च एंट्रेंस डिग्री टेस्ट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, स्लेट हो गया, उन सभी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कोटा सैम्पलिंग को आज समझ लेते हैं। इसका मैंने संक्षिप्त विवरण इस वीडियो में रखा है। इसको मैं उदाहरण के थ्रू प्रस्तुत करूँगा। देखिए, कोटा सैम्पलिंग जो है एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहलाता है। इसमें रिसर्चर कुछ अपने रिस्पोंडेंट्स की कुछ विशेषताओं के आधार पर जनसंख्या को उप समूहों में या स्तरों में विभाजित कर लेता है। यानी रिसर्चर जो है, शोधकर्ता, अपना जो उसका पॉपुलेशन है, जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं, उनको सब ग्रुप्स में बांट लेता है। फिर हर एक ग्रुप के लिए वो एक कोटा निर्धारित कर देता है। अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे काम किया जाता है। तो पहले तो उसने ग्रुप को पूरी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में बांट लिया और उसके बाद में वो कोटा निर्धारित कर लेता है और उस कोटे को पूरा करने के लिए रिस्पोंडेंट्स को नॉन रैंडमली सेलेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल 1 देख लेते हैं। अगर रिसर्चर ये चाहता है कि कक्षा में अध्ययन की आदतें क्या हैं विद्यार्थियों के मध्य, तो देखिए, एक शोधकर्ता विश्वविद्यालय में छात्रों के बीच अध्ययन की आदतों का अध्ययन करना चाहता है, यानी कि बच्चों की स्टडी हैबिट्स क्या हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि जितनी भी शैक्षणिक शाखाएं हैं, धाराएं हैं, जैसे विज्ञान, कला, वाणिज्य, उसके आधार पर बच्चों को पहले तो इन ग्रुप्स में बांट लेगा। यानी कि जितने स्ट्रीम्स हैं, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, इसमें बांट लेगा और उसके बाद में फिर उसमें कोटा निर्धारित करेगा कि मुझे 100 बच्चे लेने हैं, 200 लेने हैं, 300 लेने हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें 300 बच्चों का सैंपल लेना था, तो 300 बच्चों के लिए वो क्या करेगा कि पहले 100 आर्ट के रख लेगा, 100 कॉमर्स के और 100 साइंस के, और उसके हिसाब से ये तीनों हो गए तो अब उसे 100 बच्चे ही लेने हैं। तो शोधकर्ता का लक्ष्य यहाँ पर हर स्ट्रीम से विशिष्ट संख्या का मतलब यहाँ पर है जो हमने चुनी है 100 बच्चों का ही वो इंटरव्यू लेगा और उसी के आधार पर वो पता लगाएगा कि उनकी दिनचर्या क्या है, वो कैसे स्टडी हैबिट्स बनाते हैं, अपनी टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से है, जो भी उसका मतलब टाइटल है, रिसर्च प्रॉब्लम को जो भी उसने डिसाइड किया है। तो पहले उसने 300 चुने पूरी पॉपुलेशन में से और उसके बाद में वो 100 करके करेगा। अच्छा हाँ, जो ये 100 होंगे वो भी नॉन रैंडमली होंगे, रैंडमली नहीं होते हैं, ये याद रखने योग्य बात है। उदाहरण दूसरा देख लेते हैं। जैसे मार्केट रिसर्च हो रही है कहीं, यानी एक कंपनी है, वो किसी देश के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रही है और उससे संबंधित वो कुछ डेटा इकट्ठा करना चाह रही है। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, पूरे देश को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देगी, जैसे नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, ईस्ट रीजन और वेस्ट रीजन, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पहले वो पूरे देश को इन 4 ग्रुप्स में बांट देगी कंपनी और उसके बाद में क्या करेगी कि वो अपना एक कोटा निर्धारित करेगी। जैसे उसने सोचा कि मुझे 4 लाख सैंपल लेने हैं, तो 1 लाख सैंपल नॉर्थ रीजन से, 1 लाख सैंपल साउथ रीजन से, एक ईस्ट और एक वेस्ट रीजन से 1-1 लाख। तो इस तरीके से वो कोटा करेगी। अब ये कोटा निर्धारित हो गया और प्रत्येक क्षेत्र से पूर्व निर्धारित संख्या जो 1-1 लाख है, उसमें कोटा इकट्ठा, मतलब कोटे के अकॉर्डिंग पूरा सैंपल इकट्ठा किया जाएगा। तो इसके बारे में एक बात और समझ लेते हैं। कोटा नमूनाकरण विधि जो है कुछ मामलों में तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन इसमें प्रेजुडिज्म होता है, बायसनेस होती है, क्योंकि हमने इसमें रैंडमली सिलेक्शन नहीं किया है, बल्कि कैसे किया है, नॉन रैंडमली किया है। तो इससे क्या होता है, कुछ परिणाम ऐसे आ सकते हैं जो पूरी आबादी का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये इसकी एक लिमिटेशन है, ये याद रखने की बात है कि कोटा सैम्पलिंग जो है वो नॉन रैंडमली होती है, सेलेक्ट किया जाता है डेटा, इसलिए कभी कभी सटीक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। तो ये एक था कुछ संक्षिप्त विवरण कोटा सैम्पलिंग का। थैंक यू सो मच। कंटेंट को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।